हमारी जंग टेररिज्म के खिलाफ है, तो पाकिस्तान को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए था और हमको वो लोकेशंस जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के हैं खुद हमें देने चाहिए थे और उसमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप टेररिज्म को ना सपोर्ट करो तो हमें मिलिट्री टू मिलिट्री कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमने उनके पाकिस्तानी सोल्जर्स को पूरे इज्जत के साथ, पूरे उनके रिचुअल्स के साथ हमने उनको लास्ट राइट्स किए। उन्होंने एक भी बॉडी को वापस अपनाया नहीं। ऐसा तो देश है ये, तो इनके पास कोई प्रूफ्स ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी प्रूफ्स ऑफ एनी अटैक्स। अगर आप एक कंट्री हो जो टेररिज्म से सफर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले हाथ बढ़ाना चाहिए। यू मे बी आउट ऑफ द आर्मी बट आर्मी इज नेवर आउट ऑफ यू, सो ऑलवेज नेशन फर्स्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इन दिनों भारत और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच अब ये समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे में इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में कैसे एक जो जवान होता है वो काम करता है, कैसे डिफेंस की टीम काम करती है, कैसे क्या क्या टास्क उनके लिए होते हैं और किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और इसी को समझने के लिए मेरे साथ इस खास मौके पर बहुत खास मेहमान जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में अपना जो है योगदान दे चुकी हैं मौजूद है। मेजर नीति सीजे। नीति जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी दिल्ली 24 में। Thank you so much, Lata, and thank you to News 24 for inviting me. हाँ जी नीति जी, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे इसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। ओके, देखिए, तनावपूर्ण स्थिति का कारण तो हम सब जानते ही हैं, पहलगाम का अटैक है। पर ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। जो फर्क है वो ये है, अगर आप रियासी अटैक को भी लेंगे और उसके बाद पहलगाम अटैक को भी लेंगे, so there is a change in the trend। सबसे पहली चीज जो हमें समझना है, there is a change in the trend। जहाँ पे पहले सिर्फ सेना के लोगों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को टारगेट किया जाता था, जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, इन्होंने एक नया तरीका मुहैया किया है कि हम लोकल टूरिस्ट और सिविलियंस को अटैक करें। हाँ, ताकि हम जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, ये एब्रोगेशन, इसको एक फेलियर के रूप में हम दुनिया के सामने दिखा सकते। पहला मुद्दा तो यही था पाकिस्तान का। सेकेंडली, इफ यू सी, रिलीजन को जो एक काइंड ऑफ नैरेटिव में दिखाया गया है, वो जानबूझ के किया गया है ताकि जो भारत में एक वल्नरेबल सिचुएशन, अगर हम बांग्लादेश के सिनेरियो के बाद देखें, बांग्लादेश क्राइसिस के बाद मुर्शिदाबाद वाला इंसिडेंट इज वेरी वेल नोन नाउ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक नैरेटिव भी पकड़ लिया है कि ये एक मुद्दा है जिसपे हम चाहें तो इनको मानसिक रूप से इस देशवासियों को हम थोड़ा सा ठेस पहुंचाने की कोशिश करें। अब ऐसे सिनेरियो में अगर हम सोचें कि हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, रेस्पॉन्स होना चाहिए, तो मिलिट्री एक्शंस जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दे आर वेरी इन डिटेल, ये हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखे हुए हैं कि टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई को करने के लिए किस किस को जिम्मेवारी दी जाएगी। ये सारी चीजें बांटी हुई है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, उरी के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमारे दी हुई हैं कि रिटेलिएशन ए टाइप ऑफ इंसिडेंट या अटैक के बाद हमारा रिटेलिएशन प्रोसेस ये होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज क्लियरली लेड आउट। इंडियन आर्मी, भारत की सेनाएं इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी कि मौके की तलाश थी कि पाकिस्तान को हम किस तरीके से पाकिस्तान का पर्दाफाश करें और हम उनका जो असलियत है, उनकी असली का जो असली रूप है, वो हम सामने ला सकें। तो ऑपरेशन सिंदूर, एग्जैक्टली, ऑपरेशन पहले बात पूरी कीजिए। हाँ जी। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर जो हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही सोची समझी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड रिस्पॉन्स है, ना कि सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अच्छे से प्लान की हुई चीज है, जो कि बहुत जरूरी इस वक्त में था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने, हालांकि पहली बार
इस तरीके से जो अपना चेहरा नहीं दिखाया, इसके पहले भी अगर हम आजादी से शुरू हो जाएं तो लंबी फेरिस्त है कब कब पाकिस्तान ने भारत में हमला करने की कोशिश की और अपनी सोच दिखाई है। और क्योंकि आप एक लंबा समय जो है इंटेलिजेंस की टीम के साथ दे चुकी है, ऐसे में कितना अहम रोल हो जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। इंफॉर्मेशन और जो इंटेलिजेंस की जो टीम होती है वो इस तरह के केसेस में, इस तरह के समय पर, परिस्थिति पर किस तरीके से, किस प्रोसीजर से काम करती है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा लता, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक इस चीज को समझे कि जहां हम बड़ी आसानी से इंटेलिजेंस फेलियर बोल देते हैं, वो एक्चुअली एक फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मैकेनिज्म में भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, विच इज परफेक्टली फाइन, बट द ब्यूटी इज अगर कोई मिसहैप हो भी जाता है, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल मिसहैप, पहलगाम इज नॉट अ स्मॉल मिसहैप, बट अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसके लिए भी तैयारी पूरी रहती है। इसमें इंटेलिजेंस का रोल ये होता है कि 24/7 जो भी खबर आ रही है उसको हम एक इंटेलिजेंस साइकिल बोलते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोसेस में डालते हैं, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन, गैप्स, कहीं पे कोई खबर पूरी तरीके से ना मिलना, ये सारी चीज को हम मिटिगेट कर सकें। ये जो चैलेंजेस हैं इसको दूर करें, और टाइमली, इन्फो डिलेड इज इन्फो डिनाइड, तो इंफॉर्मेशन समय से एक हेडक्वार्टर से एक जवान के पास समय पे पहुंचना वो बहुत जरूरी है। तो इंटेलिजेंस का रोल सिर्फ एक वॉर सिनेरियो में या सिर्फ टेररिस्ट अटैक के सिनेरियो में नहीं होता है। 24 घंटे 365 दिन हमारा काम चलता रहता है। और ये भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम आप लोग को रहा रहता होगा अक्सर, क्योंकि अब इंटेलिजेंस में आपको जो जानकारियां देनी भी है, सही जिम्मेदार पर्सन को देनी है, कहीं इधर उधर वो जानकारी लीक हो जाए तो आप सोचिए पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बहुत अहम बात आपने बोली। हम लोग इंटेलिजेंस के ये ट्रेडक्राफ्ट में ये बोलते भी हैं कि इंटेलिजेंस जनरेट करना मुश्किल तो है ही, पर उससे ज्यादा मुश्किल है कि वो कैसे हैंडल किया जा रहा है। क्या हमने सही इंसान, सही जिसको जरूरी है, क्या उसको सही समय पर और सही समय पर पहुंचाए, और कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, नीड टू नो बेसिस पे, यानी जिसको जितना पता होना चाहिए उतना उस तरीके से क्या हमने वो इंटेलिजेंस, वो इंफॉर्मेशन हमने उन्हें पहुंचाई है या नहीं। तो कई बार ऐसा होता था कि नीति जी, जब आप अपने इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जो सही इंफॉर्मेशन है, जो सही सटीक जानकारी वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होना बहुत जरूरी होते हैं इन सब केसेस में। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे आप साथ में काम करते हो तो अपने कोलिग्स को भी आप नहीं बता सकते, या फिर कोई थर्ड पर्सन फैमिली का हो, कोई फ्रेंड्स हो, क्या ऐसा कई बार होता है क्या कि आपको फील हुआ हो कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, बताऊं या नहीं बताऊं, उस टाइप का कुछ पर्सनल आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा? नहीं, ऐसा कभी हमें फील नहीं होता है, और इसमें जो अहम भूमिका होती है वो है हमारी ट्रेनिंग की। कई समय तक तो मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि मेरा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है और मैं कहाँ, कौन सी यूनिट में काम कर रही हूँ। तो मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल पे बात करते समय कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, इंटरनेट पे कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा दूसरा एक क्वालिटी हो जाता है, वो हमारा एक इट्स लाइक द सेकंड स्किल। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम तो ये भी कहते हैं कि आपके परछाई को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इस लेवल तक का ट्रेनिंग हमें दिया जाता है, हमें सिक्योरिटी के बारे में समझाया जाता है, और आज के जमाने में साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो आपने बात की थी वो अभी हम देख ही रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान लगा हुआ है, पर वो हमारे इस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी जो साइबर एजेंसीज हैं वो इंश्योर कर रही हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन सक्सेसफुल ना हो। और इसका सक्सेस हमने कोविड टाइम में भी देखा है। पीआईबी की साइट्स देख लीजिए आप, या साइबर दोस्त साइट्स देख लीजिए, जिस तरीके से एक्टिवली ये कोविड टाइम पे थे, उसके बाद ये हमारा सेकेंड एक मौका है जब हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा साइबर सिक्योरिटी सेटअप बहुत स्ट्रांग है।
लेकिन नीति जी, इस तरीके से हालांकि आपने बताया कि साइबर जो चीजें हैं हमारे लिए स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो है कोई भी नापाक हरकतें जो पाकिस्तान से या फिर कोई भी दुश्मन या फिर गद्दार देश तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी वर्तमान में क्योंकि जिस तरीके से अब डीप फेक की चीजें आ गई है, एआई का जमाना आ चुका है, तो आपको जी लगता है कि अभी भी हम उतने ही लेवल पे स्ट्रांग हैं या फिर हम पहले कहीं हल्के थे अब हम स्ट्रांग हैं? इन चीजों को लेकर किस तरह का फोकस? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, सिक्योरिटी का को देखने का नजरिया भी बदलता जाता है। कहाँ एक टाइम था कि हम सिर्फ इंटरनेट को एक लैपटॉप या एक डिवाइस से, एक बड़े से कंप्यूटर डिवाइस से सीमित रखते थे, है ना? और वो हम सोचते थे कि 2 पीसी के बीच में हम 2 मीटर का एयर गैप रख लेंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और उससे हम आज जब एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेफिनेटली थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसके साथ साथ उसके सिक्योरिटी मेजर्स भी डेवलप होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, स्पेशली मैं एक आम नागरिक के रूप में बोलना चाहूंगी, वो है अवेयरनेस। अपने आप को एजुकेट करना और अवेयर रहना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो है वॉर थम गया है, ऐसी चीजें सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अभी भी सीज फायर हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये सिंदूर ऑपरेशन जो है फिलहाल थम चुका है या फिर अभी इसके आगे और जो है कुछ हो सकता है? जो सिचुएशन है उसको देखकर आपको क्या? देखिए, मेरा जो असेसमेंट है बेस्ड ऑन यस्टरडेज पीएम एड्रेस एंड द ब्रीफिंग बाय द डीसीएमओ, वी नीड टू बी ऑन अ अलर्ट। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूअस है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्म फोर्सेस को ये नहीं लगता है कि हमने पहलगाम अटैक का जो हमने पूरा पाकिस्तान ने चुकाया कि नहीं चुकाया, जब तक हमने बदला नहीं लिया उसका, तब तक, एंड दिस इज नॉट फ्रॉम अ इमोशनल स्पेस, दिस इज फ्रॉम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक स्पेस। क्योंकि आज की तारीख में जब इंडिया अपने आप को वर्ल्ड ऑर्डर में एक ग्लोबल पार्ट बनाने की कोशिश में है, तो वो किसी कंट्री को इतने आसानी से अपने ऊपर चल के जाने नहीं देगी, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समथिंग व्हिच इज सो इकोनॉमिकली लोअर देन अस लाइक पाकिस्तान। ओके, एंड ना ही वो किसी भी कंट्री को ये अलाउ करेगी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो दहशतगर्दी फैलाएं। ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी इंडिया। लेकिन एक चीज ये भी है कि हालांकि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन क्यों इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है कुछ देशों, यानी कि चीन है या फिर कुछ अलग देश है, जो कि इस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। तो ये इस तरह के नैरेटिव भी एक इंफॉर्मेशन का पार्ट जाहिर तौर पर होते हैं। किस तरीके से नैरेटिव, आप कैसे देखती है इसको? बिल्कुल सही आपने बोला। हमारी जंग हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रही है। अगर टेररिज्म को कोई भी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो सिर्फ किसी को पनाह देना ही क्यों ना हो, वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ऑफ पास्ट केसेस लाइक उसामा बिन लादेन, 9/11। अगर टेररिज्म को पनाह पाकिस्तान नहीं देती तो यूएस ने क्यों वहां पे ये ऑपरेशन किया जिसमें उसामा बिन लादेन को मारा गया था? ओके, तो नंबर 1, वी हैव ऑलवेज मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर, वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। दूसरी बात, अगर हमारी जंग टेररिज्म के खिलाफ है तो पाकिस्तान को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए था और हमको वो लोकेशंस जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के हैं खुद हमें देने चाहिए थे और उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मैं आपको देती हूँ, म्यांमार ऑप्स। जब मणिपुर में एम्बुश हुआ था, उसके बाद जब लॉन्च पैड्स पे आर्मी ने म्यांमार ऑपरेशन किया था, म्यांमार ने तो कभी नहीं बोला कि हमें कोई दिक्कत है। म्यांमार आर्मी ने उल्टा हमें सपोर्ट किया था, म्यांमार की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। अगर यही टाइप का रेस्पॉन्स अगर पाकिस्तान का भी होता, यही टाइप का रवैया अगर पाकिस्तान का भी होता, तो हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। वी हैव नेवर इनिशिएटेड एनी कॉन्फ्लिक्ट विद देम। इट इज ऑलवेज दैट पाकिस्तान हैज क्रिएटेड इश्यूज विद अस।
बिल्कुल। और जबकि तो कई बार स्टैंड बिल्कुल पाकिस्तान भी क्लियर है। एक्सेप्ट कर चुका है कि आतंकवाद का नुकसान उसे भी हुआ है। पाकिस्तान जैसे देश को भी उसी के अपने जो आतंकवाद को वो पाल रहा है, फल फूल रहा है आतंकवाद इस पाकिस्तान में। आप पूछे कि उसको भी उसका नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें बार बार पाकिस्तान से होती है बिना बात के ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर हम अपने सैन्य ताकतों की बात करें, हमारे पास S-400 है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास ब्रह्मोस है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास है एज एन डिफेंस के तौर पर। और पाकिस्तान किस लिहाज से इतना फनफना रहा है, इस पर क्या आप कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये तो अब वैसा हो गया कि अब पानी नहीं है, तड़प रहे हैं। एग्जैक्टली। जल बिन मछली तड़प रही है और कुछ नहीं है। 80 बिलियन का हमारा है बजट, डिफेंस बजट, एंड वी आर डेफिनेटली मिलिट्री प्रोवेस, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। एज अ मिलिट्री ठीक है, पाकिस्तान की मिलिट्री छोटी होगी हमसे, अगर आप टेररिज्म को ना सपोर्ट करो तो हमें मिलिट्री टू मिलिट्री कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप चाहे बॉर्डर पोस्ट पे जाइए, जब लड़ाई नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं होता है, उस टाइम पे हम पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ उतने ही रेस्पेक्टफुली और उसी मिलिट्री डेकोरम के साथ बिहेव करते हैं। और मैं एक और चीज बताऊंगी, जब भी वॉर हुआ है, चाहे वो 63, 65, 71, हाँ, हमने उनके पाकिस्तानी सोल्जर्स को पूरे इज्जत के साथ, पूरे उनके रिचुअल्स के साथ हमने उनको लास्ट राइट्स किए। उन्होंने एक भी बॉडी को वापस अपनाया नहीं। ऐसा तो देश है ये, तो क्या ही हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये एक मैच्योर्ड वे में हमसे बातचीत करें। आप कल का इनके डिफेंस मिनिस्टर का भी अगर आप रेस्पॉन्स सुनेंगे, इनके पास कोई प्रूफ्स ही नहीं है। They don't have any proofs of any attacks. तो I really don't get it. अगर आप एक कंट्री हो जो टेररिज्म से सफर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले हाथ बढ़ाना चाहिए इस चीज में, इंडिया की मदद करनी चाहिए। डिफरेंसेस थोड़ा बहुत इधर उधर तो भाइयों के बीच में तो होता ही रहता है, तो ये तो दो देश की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान कौन सा अलग है हमसे? पाकिस्तान भी भारत का बेटा ही है। बिल्कुल, पाकिस्तान भी भारत का बेटा ही है। बिल्कुल, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है। बेटे को बाप बनना है, बेटे को बाप के कंधे पे हाथ रखने का एग्जैक्टली जोश चढ़ा है। और इसीलिए बार बार जो है मुंह की खानी भी पड़ती है पाकिस्तान को, लेकिन वो बात नहीं आती। बिल्कुल। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी यस्टरडे उन्होंने अपने एड्रेस में भी यही चीज बोला, देखो भाई, हमें तुमसे दुश्मनी नहीं है, पर अगर तुम टेररिज्म का साथ दोगे तो उस चीज पे तो फिर तुम चोट खाने तैयार हो जाओ। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर वायलेशंस अभी भी पाकिस्तान कर ही रहा है। वी आर जस्ट वॉचिंग, राइट टाइम राइट प्लेस ऑफ आवर चॉइस, we will definitely show Pakistan what we are. We have already shown it once, we'll continue to show it. Operation Sindoor will continue unless we have avenged Pahalgam. यानी कि भारत के पास भी अभी जो है पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है, पूरी कोशिश हो रही है किसी भी तरीके से, हालांकि कोई अनुचित काम ना किया जाए, ताकि जो है, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि भारत ने हमेशा जो है हाथ बढ़ाने की ही कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, अमेरिका जाकर घुटने के बल टेक के ये बातें कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें दे दो, भारत कश्मीर हमसे छीन रहा है। और अभी ये राइट वक्त भी था, करेक्ट वक्त भी था क्या पीओके लेने का? क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बने, पाकिस्तान ने जिस तरीके की जो बेशर्मी दिखाई, और जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जो उनके आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया, क्या नहीं पॉसिबल था कि एक चुटकी में भारत अपना पीओके वापस ले लेता पाकिस्तान से? देखिए, एक्सेशन आज के टाइम में, अगर हम 10 साल पहले की कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो, जब कारगिल खत्म हुआ, उसके बाद ऑप पराक्रम हुआ, जब हम उस सिनेरियो, उस समय जो इंडिया था और आज जो इंडिया है उसकी बात करें तो काफी डिफरेंस आ चुका है। पीओके लेना ना लेना, आई थिंक सो ये स्ट्रेटेजिस्ट की आर द बेस्ट पीपल टू टॉक ऑन दिस इशू, एंड इज दिस द राइट टाइम? बट at the same time what we have to see is कि accession हमारे लिए कितना feasible है, क्योंकि then that entire जो population है वो already इतने सालों में जिस तरीके से उनका mindset बनाया गया होगा, जिस तरीके से उनके although there are not much facilities, they have not developed the way our Kashmir has developed. Pakistan occupied Kashmir has not developed that way.
बट आइडियोलॉजिकली एंड कल्चरली एंड बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स अगर हम उनको लेंगे पॉपुलेशन को अपने एज पार्ट ऑफ आवर कंट्री. अब देखिए, the moment you say accession, the moment you say कि some portion of a country become we are taking back our portion. Are we ready? Are we ready strategically? हमारे development plans, are they in place? How do we bring them to how do we integrate them in India? आप सोचिए, कश्मीर तो अपना ही हिस्सा था, इसको इंटीग्रेट करने में हमें 3 दशक लग गए. These are the challenges, these are the on ground challenges which a government and a military setup will face. Conflict zones इतना आसान नहीं है कि हम conflict को बिल्कुल खत्म करें. It is very difficult, but today we have successfully reached there, and I'm sure whenever India decides to accede, जब भी हम सोचते हैं कि POK हम वापस लेंगे, I'm sure we will do it. यानी कि भारत के पास वो ताकत है, वो सक्षमता है कि अगर भारत चाहे चुटकी में POK अपने जो है अपने absolutely we have that kind of a our strategies are in place. If ever we think we can do that, we can, मतलब जो हम सोचे वो हम कर सकते हैं. ऐसा नीति जी, कभी ऐसा हुआ कि आपके जो सेवाओं के दरमियान कभी पाकिस्तान आप गए हो एज एन एजेंट के तौर पर, वहां पर किस तरह का हो रहा? कभी पाकिस्तान आप तो मैं ज्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ. नहीं, छोटी मोटी बात है कि हाँ इस तरह का माहौल है, कैसे लोग हैं वहाँ पर लोगों की मानसिकता क्या है. जैसे हम लोग यहाँ पर पाकिस्तानी की बात करते हैं, वहाँ पर लोग हिंदुस्तानी को, हालांकि सोशल मीडिया के जरिए कई तरह की चीजें दिखती जरूर है, लेकिन धरातल पर किस तरह का माहौल है? जी, मैं उस पार तो नहीं गई हूँ, पर अगर हम इस तरफ जो आम नागरिक से जब इंटरेक्शन करते हैं, हम जब पाकिस्तानियों से भी इंटरेक्ट किए हैं, मोस्टली स्पेशली अगर आप अमृतसर रीजन की बात करें, मैंने तो वहीं सर्विस की है. मोस्टली जो लोकल पॉपुलेशन पाकिस्तान की आती थी वो बेसिकली मेडिकल एंड एजुकेशनल एड्स के लिए ही इंडिया आते थे. हाल ही में आपने देखा होगा वो लोग अटारी बॉर्डर से ही वापस पाकिस्तान भेजे गए. तो उस दौरान एक वाकया मुझे बहुत अच्छे से याद है. एक आंटी थी, काफी एजिड थी, और उन्होंने मैंने सूट पहना हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा आप पाकिस्तान से हो? तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं हिंदुस्तान की हूँ. तो बोले तुम मेरी मदद कर दोगे? तो उनको कोई फॉर्म फिल करने में मेरी मदद चाहिए थी, तो मैंने उनकी मदद कर दी. मैंने कुछ बोला नहीं, आई जस्ट हेल्प हर आउट. मैंने कहा आप क्यों आए हो इंडिया? तो बोले कि मेरा हार्ट का इलाज होना है, इसलिए मैं आई हुई हूँ. और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा तो आपको कैसा लगता है हिंदुस्तान आके? बोले तो 2-3 दिन और जीने का मौका मिल जाता है. क्या बात है, क्या बात है. सोचिए कि महिलाओं के ऊपर क्या स्थिति है. Exactly. So it's a very sad scenario. It's a very sad situation कि आप अपने आजकल बड़ा ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बोलते हैं people are not safe in India. तो मैं कहती हूँ जरा एक टूर मार के आओ जरा बाजू वाले देश में, और फिर बताना कि कैसा लग रहा है. Exactly. लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मैं आपको पूरी चीज नहीं बता सकती, इससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि जो इंटेलिजेंस की नौकरी है, एक्चुअली रिटायर होने के बाद जब रिटायर नहीं होते, आपको किन चीजों का जो है ख्याल रखना होता है. क्रेडिबिलिटी जो है वो हमेशा तक मेंटेन रखनी पड़ती है. एब्सोल्युटली, क्योंकि आप वो आर्मी में कहावत ही है, ऑलवेज नेशन. बहुत शुक्रिया आपका नीति जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया. बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, क्योंकि हमने हालांकि ऑपरेशन की बात की, हमने पर्सनल आईबीज कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी लाइफ का सिनेरियो होता है, वो समझने की कोशिश की, और आई होप कि लोगों को बड़ा मजा आएगा सुनने में कि कैसे एक जो है टास्क होते हैं एज एन इंटेलिजेंस के तौर पर जब आप काम करते हैं. बहुत शुक्रिया आपने समय दिया जी. थैंक यू.